ओके जी, वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अपनी अकाउंटिंग एंट्री शुरू कर दी थी। टॉपिक हमने शुरू किया था जर्नल का, जहाँ पे हमने रूल्स ऑफ डेबिट ट्रेड को अप्लाई करना सीखा था। और हमने देखा था कि जब आप बिजनेस में सरमायाकारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इन्वेस्ट की जा सकती हैं, कैश है या अदर एसेट्स हैं जो भी अपना प्रोपराइटर लेकर आता है, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा हमने देखी थी अपनी परचेजेस की अकाउंटिंग एंट्रीज, और हमने देखी थी सेल्स की अकाउंटिंग एंट्रीज, जहाँ पे हमने देखा था कि डबल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या चीज़ होती है, और हमने एक डुअलिटी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। इन कंटिन्यूशन टू दिस आगे आते हैं और फर्दर अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं। अब क्या होता है, एक बेसिक पहले हम अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसकी एक ट्रेल में बना के पूरी एक स्टोरी बना के आपको दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन ने अकाउंटिंग एंट्री की। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर, ये जो अहमद थे हमारे, इन्होंने ट्रांजेक्शन की है। इन्होंने ट्रांजेक्शन की, मिस्टर अहमद परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 5,50,000, पेइंग कैश रुपीज 2,50,000 एंड दी बैलेंस ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये वही ट्रांजेक्शन है जो हमने पहले भी की है इस तरह की। अब इसमें हमने देखना क्या है। सबसे पहले हुआ कि मिस्टर अहमद ने 5,50,000 का सामान परचेज किया, और जिसमें से हमने 2.5 लाख का सामान कैश पे परचेज किया और बाकी हमने क्रेडिट पे परचेज किया। इसका मतलब 3 लाख रुपए की हम पे लायबिलिटी है। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसको हम रिकॉर्ड सिंपली करेंगे परचेज डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है। तो परचेज हम डेबिट कर देंगे, कितने से? 5,50,000 रुपये से, जो हमने टोटल परचेजिंग की है। और हमने कैश जितना पे किया, कैश वो क्रेडिट जाएगा, क्योंकि कैश मेरा एसेट है, कम होगा क्रेडिट साइड पे जाएगा। कैश पे हो रहा है, कैश कम हो रहा है। 3 लाख रुपए से मेरा कैश, 2.5 लाख रुपए से सॉरी, कैश मेरा कम हो गया, क्रेडिट पे चला गया, और रिमेनिंग मेरे पास जो वैल्यू आई 3 लाख रुपए की, ये वो है जो मुझे पैसा पे करना बाकी है। जब मुझे पैसा पे करना बाकी है तो हम उसको क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेबल कहते हैं। लायबिलिटी मेरी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड पे आती है। तो ये एंट्री हमने पहले ही पास करना सीखी थी, कंपाउंड एंट्री हमने पास कर दी। अब क्या है, अब आगे इसमें सिनेरियो ये आता है कि ये 3 लाख रुपए आगे जाके कहीं पे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना, मैंने सामान परचेज कर लिया, मिस्टर अहमद ने सामान परचेज कर लिया उधार पे, और कभी वो पे ही नहीं करेंगे। कभी न कभी वो पे भी करेंगे। अब जब वो पे करेंगे तो क्या होगा? अब लिखा हुआ ही आता है ट्रांजेक्शन में, मिस्टर अहमद पेड दी ₹300 ऑफ हिज लायबिलिटी। और भी अल्फाज लिखे हुए आ सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि मिस्टर अहमद सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ ₹3 लाख। तो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, अभी सेंटेंसेस हम देख लेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो मिस्टर अहमद ने 3 लाख रुपए की जो लायबिलिटी थी वो सेटल कर दी। अब जब वो लायबिलिटी अपनी सेटल करेगा तो एंट्री का रिकॉर्ड करेगा। जब मैं उसे अपनी लायबिलिटी सेटल कर दी तो मुझे पता है उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी मैंने जिस नाम से रिकॉर्ड की थी उसी नाम से खत्म भी होगी। लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की थी अकाउंट्स पेबल के नाम से क्रेडिट साइड पे, जब वो खत्म हो रही है तो लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होती है डेबिट साइड पे आती है, मैं लिखवाया था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। लायबिलिटी कम होगी, वो आ जाएगी डेबिट साइड पे 3 लाख रुपए से, और यही 3 लाख रुपए मेरे क्रेडिट भी हो जाएंगे। किस नाम से? कैश के नाम से। क्यों कैश के नाम से क्रेडिट हो जाएंगे? क्योंकि जब मैं लायबिलिटी सेटल करूंगा तो लायबिलिटी सेटल मैं कैसे करूंगा? कैश पे करके। मैंने कैश पे किया और अपनी लायबिलिटी सेटल कर दी, क्योंकि कैश मेरे पास से चला गया, कैश मेरा एसेट था, कम हुआ, वो क्रेडिट साइड पे आ गया। ठीक है, अच्छा जी। और अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हो सकती हैं? एक और अकाउंटिंग एंट्री हम बनाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर अहमद ने कुछ सामान परचेज किया, बिल्कुल एक आइसोलेशन में अलग एंट्री सीख रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा है सामान परचेज हो रहा है, ये भी तो हो सकता है एक वेंडर या एक, जब कस्टमर सामान परचेज करता है वापस भी तो कर देता है, तो परचेज रिटर्न भी तो हो सकती है। तो परचेज रिटर्न जब होगी तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होगी, अभी देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वर returned to the supplier।
अब मैं यहाँ लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन कैश। ये ऑन कैश लिखना जरूरी था। मैं कह रहा हूँ मैंने 15,000 का जो सामान परचेज किया था वो मैंने सप्लायर को वापस कर दिया। ऑन कैश इसलिए लिखा ताकि पता ये चल सके कि जो सामान मैंने परचेज किया था ये कैश पे किया था कि उधार पे किया था। सर कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या होगा वो भी आगे सिनेरियो में हम देखेंगे। तो मैंने 15,000 रुपये का सामान वापस कर दिया सप्लायर को, जो मैंने कैश पे लिया था। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? पहले तो बहुत, अगर आपने आसान समझना है तो यूं समझें, जब आप सामान परचेज कर रहे थे तो एंट्री क्या पास कर रहे थे? परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जब मैं सामान वापस करूंगा तो ट्रांजेक्शन उल्टी हो गई तो अकाउंटिंग एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, अकाउंटिंग एंट्री भी उल्टी हो जानी चाहिए। जब आप सामान वापस करेंगे तो सप्लायर से बोलेंगे पैसा वापस करो, पैसा मेरे पास आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, उसके एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब सामान मैं वापस करूंगा तो मेरे पास कैश वापस आएगा, कैश इंक्रीज होकर डेबिट साइड पे आ गया। और क्योंकि मैंने सामान वापस कर दिया तो उसूलन तो ये होना चाहिए परचेजेस क्रेडिट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब मैं सामान परचेज कर रहा था तो परचेजेस को डेबिट कर रहा था। जब वही सामान मैं वापस कर दूंगा तो परचेज क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम परचेज क्रेडिट नहीं करते, हम करते हैं परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस। परचेज रिटर्न्स को एक अलग नाम से रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट परचेज को क्रेडिट नहीं कर देंगे। तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस मैंने क्रेडिट कर दिया, ये रहा। ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ होता कि ये सामान मैंने क्रेडिट पे लिया होता और वो सामान मैंने वापस किया होता तो क्या होता? मैं हर ट्रांजेक्शन की एंट्री भी, अमाउंट भी इस वजह से चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये जो मैंने सामान वापस किया, ये मैंने उधार पे परचेज किया था। तो सोचो जब मैंने उधार पे परचेज किया होगा तो एंट्री क्या रिकॉर्ड की होगी? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब जब मैं सामान वापस कर रहा हूँ तो क्या एंट्री पास होगी? मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मुझे पैसा पे करने की जरूरत ही नहीं है इस चीज के लिए। जब अकाउंट्स पेबल, लायबिलिटी मेरी खत्म होगी, डेबिट पे आ जाएगी, तो अकाउंट्स पेबल में डेबिट कर दूंगा 16,000 रुपए से, और अपनी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि मैंने सामान वापस किया। अगेन परचेज को क्रेडिट नहीं करूंगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट करूंगा क्योंकि मैंने सामान वापस किया। तो परचेज कम होगी, क्रेडिट पे चलेगी, नाम क्या रिकॉर्ड करूंगा? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का। ये भी हो जाती है एंट्री। अब कुछ बात करते हैं आपकी कोर्स की अकाउंटिंग एंट्रीज की, जहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी तरह से एग्जामिनर कम्युनिकेट नहीं करता या कुछ अल्फाज छुपे होते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख कर दूं, गुड्स कॉस्ट, मिस्टर अहमद, सॉरी, मिस्टर अहमद परचेज्ड गुड्स फॉर ₹25,000। अब मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर अहमद ने गुड्स परचेज किए 25,000 रुपए की। ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि उधार पे ट्रांजेक्शन हुई है कि कैश पे ट्रांजेक्शन हुई है, ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो बात सुने, जब आपको कुछ मेंशन नहीं है कि ट्रांजेक्शन किस चीज पे हुई है, कैश की मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, कैश है या क्रेडिट है, तो आप अज्यूम कर लेंगे कि ट्रांजेक्शन कैश पे हुई है। जनरल जनरल के टॉपिक के लिए बात हो रही है अभी है। आगे मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पे रूल डिफरेंट है। अभी जनरल जनरल के टॉपिक की बात हो रही है कि जब नथिंग इज मेंशन्ड, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग कैश और क्रेडिट और अबाउट द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, अज्यूम दैट ट्रांजेक्शन इज ऑन कैश। तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुई तो मैंने परचेजेस डेबिट कर दी और और कैश मैंने क्रेडिट कर दिया। ये अजम्पशन अपने पास नोट करें, भूल जाएंगे। ये अजम्पशन नोट करना ज़रूरी है वरना भूल जाओगे। मैं अजम्पशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि बाद में तो ये ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा लेक्चर में। तो अजम्पशन क्या है, यहाँ पे अजम्पशन लिख देते हैं हम। अजम्पशन ये है, when nothing is mentioned regarding cash or credit, assume the transaction is for cash। इसको मैं बोल्ड भी कर दूंगा और हाईलाइट भी कर दूंगा।
ओके, तो व्हेन नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग कैश और क्रेडिट अज्यूम द ट्रांजेक्शन फॉर कैश, ये पहली अजम्पशन थी हमारी। अभी जो जब से हमने कोर्स पढ़ना शुरू किया है हमारी ये पहली अजम्पशन आई है। अभी फर्दर कुछ अजम्पशंस मैं आपको बताता हूँ। अब एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर इस अजम्पशन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिस्टर अहमद परचेज गुड्स फॉर ₹35,000 फ्रॉम मिस्टर अली। अब अगेन एक ट्रांजेक्शन हुई है जहाँ पे लिखा है मिस्टर अहमद ने सामान परचेज किया है ₹35,000 का, नहीं मेंशन मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन मिस्टर अली से परचेज किया है। अब क्या होगा? अब अजम्पशन हमारी चेंज हो जाएगी। अजम्पशन क्या चेंज हो जाएगी कि जब आपके पास ये ना मेंशन हो कि कैश ट्रांजेक्शन हुई है या उधार क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन पार्टी का नाम मेंशन हो, किस पार्टी से ट्रांजेक्शन हुई है, तो आप समझ जाएं ये ट्रांजेक्शन फिर उधार पे हुई है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे हम अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो व्हेन नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग कैश और क्रेडिट बट party name is given, assume the transaction is for credit। ठीक, ये आपकी अजम्पशन मैंने लिख दी। अब एक और चीज, ये अजम्पशन चाहे परचेज हो या सेल हो, दोनों केसेस में सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेल करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये तो लिखा है ना, अब मैं एक और ट्रांजेक्शन बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹65,000। कुछ मेंशन नहीं है कि कैश पे सेल की है कि उधार पे सेल की है, तो जस्ट लाइक दिस हम क्या अज्यूम करेंगे, ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो मैं कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि कैश आया इंक्रीज होकर डेबिट पे आ गया और सेल्स मैंने किया क्रेडिट पे चली गई। सेल्स लिखे, सेल्स रेवेन्यू लिखे, बातें की, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन इस तरह की होती है और लिखा हुआ होता सोल्ड गुड्स फॉर ₹85,000 टू मिस्टर यासिर, तो अब क्या होता? अब मैं कहता मेरे पास पार्टी का नेम मेंशनड है और मुझे मोड ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं पता, तो अब क्या होगा? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, मैं अज्यूम क्या करूंगा कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो मेरी उधार पे हुई है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया और सेल्स मेरी क्रेडिट हो गई ₹85,000 से। ठीक है, तो when nothing is mentioned about the mode of the transaction but the party name is given, assume the transaction is for credit। ठीक है, आज मैं अकाउंटिंग एंट्रीज इस लेक्चर में इतनी ही रख रहा हूँ। फर्दर अकाउंटिंग एंट्रीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।